नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जयप्रकाश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू धारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही जयप्रकाश जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होना शुरू हो गया। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा सालू भी ऑफिस जल्दी चला गया था। जयप्रकाश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा सालू को फ़ोन लगाकर घर बुला ले, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। जयप्रकाश जी के इतना कहने की देर थी कि बहू सुनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते हैं ना। कितनी बार कहा है कि जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज करते नहीं हैं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रहेगा तो उल्टियाँ ही करोगे ना। बहू की जली कटी बातें सुनकर जयप्रकाश जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या फिर उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बना कर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए जयप्रकाश जी ने अपनी पोती प्रिया को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। प्रिया ने ही दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही सुनीता ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। सुनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था? आप तो कमाते हैं नहीं। और उनका एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सुनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, ये क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। क्यों, क्या दिख नहीं रहा आपको कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वो गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए जयप्रकाश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन जयप्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा सालू घर पर आया तो उनसे पूछा, बाबूजी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? जयप्रकाश जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो सालू बोला, आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वो बहू कह रही थी कि जैसे ही जयप्रकाश जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू सुनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। जयप्रकाश जी वहीं पर चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? सालू ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वो कह रहा था कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था। मैंने सुनीता को दे दी थी। सुनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? सालू ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। सुनीता दौड़कर आई और बोली,
जी मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह सालू उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। सालू ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर सालू चुप हो गया। जब सालू तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुनीता बाबूजी से बोली, अच्छा, तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे क्या? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर जयप्रकाश जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए जयप्रकाश जी की आंखों से आंसू धारा बह निकली। सुनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए जयप्रकाश जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, ये लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर सुनीता तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी में चली गई। जयप्रकाश जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो ना बागीवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। देख रही हो ना, उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीने में वही जानते थे कि उन्हें एक एक सांस किस तरह ली। खैर 2 दिन के भूखे थे तो जयप्रकाश जी पुरानी बासी रोटियां भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह जयप्रकाश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे ना तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए सालू ने सुनीता को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को लेकर जाओ और उनकी आंखों की टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लेना। सुनीता ने विशाल के सामने आज्ञाकारी बीबी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन सालू के जाते ही ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई न कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सालू से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। जयप्रकाश जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ रहे हो। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। जयप्रकाश जी की पोती प्रिया अपनी माँ के मुख से रोज रोज यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलते हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही सुनीता ने प्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुझे यह बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर जयप्रकाश जी का कलेजा तो जैसे छन्नी हो गया था। रोज रोज की यह जिल्लत भरी जिंदगी से जयप्रकाश जी की शीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। जयप्रकाश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब वह ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब सालू अपने ऑफिस चला गया और प्रिया अपने स्कूल चली गई तो सुनीता भी तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी के लिए निकल गई।
तो बहुत सोच विचार करके जयप्रकाश जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुनीता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर। उनको आज उनकी खैर नहीं। ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबको सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। प्रिया भी घर पर आ गई और सालू के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन जयप्रकाश जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर सुनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि सालू तो आते ही बाबूजी से मिलने के लिए कमरे में चले जाते हैं। सालू के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? क्या बात हुई थी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोचकर सुनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो सालू ने उसे ही दी थी। सालू सुनीता पर पूरा विश्वास करता था और सुनीता भी सालू के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती रहती थी। लेकिन उसे सुनीता की असलियत का पता ही नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब सालू ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर सुनीता से उसके बारे में पूछा। सुनीता कांपते हुए बोली, आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किट्टी पार्टी में गई थी। सालू गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी, अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। कहते हुए सालू बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। सालू ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुनीता की सारी पोल खोल दी कि जैसे सुनीता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उनसे ना देती थी। यह सुनकर सालू पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वो पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते बीच में रुक जाते थे। शायद सुनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल न पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुनीता पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए सालू बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वो रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। सालू दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं न दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर सालू को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द हुआ। जो बाबूजी कभी आत्मसम्मानित के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। सालू भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर जयप्रकाश जी भी अपने आप को संभाल न पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, पर आप कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे? यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुनीता ने आपको जो घाव दिए हैं उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। सालू अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो जयप्रकाश जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। सालू किसी तरह बाबूजी को मना कर घर वापस ले आया।
घर आते ही सुनीता को देखकर सालू का खून खौल गया। सालू ने सुनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज से नज़ारा उसके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर सालू को नहीं रोका। सालू का गुस्सा देखकर सुनीता के होश उड़ गए थे। उनका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज सुनीता को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नज़र आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया था और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है ना, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझसे वापस लूँगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। सालू ने सुनीता के मायके में फ़ोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हाँ, मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पर पहुँचा दूँगा। सालू ने जो किया वह देखकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। जयप्रकाश जी बोले, बेटा, गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वो सुनीता होगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर सालू ने सुनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। सुनीता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज सुनीता उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। तो जयप्रकाश जी बहू से बोले, बहू, सालू मेरा इकलौता बेटा है और मैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। देख निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इस पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। चाय रखकर सुनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को सालू जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।